हाय नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं रेलवे एएलपी से जुड़े सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे एएलपी के प्री का रिजल्ट आ चुका है। और जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है सबसे पहले उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मेरा एक सजेशन है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। और इसको तो प्री वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्री से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सीरीज कंप्लीट सीरीज होगा जिसमें मैं रेलवे से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड है वो भी, और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो भी, ये सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और साथ ही साथ उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूंगा। ऑलराइट, लेट्स नाउ स्टार्ट। पहला सवाल है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप का मतलब है रेप्टाइल। रेप्टाइल या रेप्टिलिया, इनमें से कौन सा रेप्टिलिया जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है सॉरी एनिमल्स का, उसमें से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है, आंसर है इसका मेढक। मेढक जो है ये एम्फीबियन है। एम्फीबियन है, हिंदी में इसको उभयचर कहते हैं। कोर्डेटा की बात कर लें इसकी, सॉरी ये फाइलम है इसका कोर्डेटा। ऑलराइट, कछुआ, सांप, मगरमच्छ ये तीनों ही रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। किस हार्मोन के कारण, किस हार्मोन के कारण जो पौधे होते हैं उनके स्टेम जो ये लाइट की ओर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लाइट की तरफ स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो आंसर कीजिए जल्दी जल्दी इसका। इसका सही आंसर है ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण जो पौधों के स्टेम होते हैं ये लाइट की तरफ झुक जाते हैं। ऑलराइट, तो बाकी भी हम इसके बारे में देख लें एक बार। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये भी प्लांट हार्मोन है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, गिब्रेलिन, गिनेलिन नहीं, इसे गिब्रेलिन कहते हैं। गिब्रेलिन, ओके। गिब्रेलिन क्या करता है, स्पीड ऑफ जनरेशन को, स्पीड ऑफ जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पौधों की स्पीड ऑफ जनरेशन, स्टेम को भी इलोंगेट करता है, स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट इसमें भी ये हेल्प करता है। ये प्लांट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उसके फंक्शंस को हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन धातुओं में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। कौन सा मेटल है जो मोस्ट रिएक्टिव है अमोंग दीज। आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर है, इनमें से सबसे जो रिएक्टिव है वो है कैल्शियम। रिएक्टिविटी स्केल की मैं बात करूं, रिएक्टिविटी स्केल की, तो रिएक्टिविटी स्केल को इस तरह से समझिए कि केमिस्ट्री में जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर देखा जाता है कि वैसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है उनको एक स्केल पे बांटा गया है। इसको हम रिएक्टिविटी स्केल कहते हैं। सबसे ऊपर में आपका पोटेशियम आता है। ठीक है, इसके बाद आपका सोडियम है, इस तरह से फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एक बार रिएक्टिविटी स्केल को आप जरूर कवर कर लीजिए। हालांकि डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होता है तब इसकी बात की जाती है, इसलिए रिएक्टिविटी स्केल का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी देख लिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात हम करें, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। निकल, निकल बहुत लेस रिएक्टिव में से आता है, और ये है लेड। ऑलराइट, ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व, एक एलिमेंट किस अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, सैचुरेट हो जाता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई भी एलिमेंट किस स्टेट में जो है ना वो सैचुरेट हो जाता है, एनटी सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर एक डुप्लेट या एक ऑक्टेट। मतलब एक ड्यूप्लेट का मत समझाता हूं मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूं, डुप्लेट या ऑक्टेट। केमिस्ट्री में जो एलिमेंट है उसके उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से बांटा गया है ये समझिए। आउटर मोस्ट शेल को डिवाइड किया गया है, मतलब किस तरह से उसके एलिमेंट्स, जैसे एक समझिए कोई भी एक एलिमेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन,
प्लस प्रोटॉन होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल, ये शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार रोटेशन करता रहता है। तो ये जो शेल है इसको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। सबसे पहला है के, फिर है एल, फिर है एम, एंड देन एन। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो एलिमेंट है के, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो सकती है, एल में 8 हो सकती है, एम में 18 और एन में रिस्पेक्टिवली 32। ओके, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि जो भी एलिमेंट, जिसके भी एलिमेंट के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की वहां फिजिकल रिक्वायरमेंट है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन उसमें है तो वो जो है स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो ड्यूप्लेट मतलब 2, या ऑक्टेट मतलब 8। अगर 2 या 8 है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसका मतलब यह है कि वो स्थिरता प्राप्त कर चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है। क्लास 10th के आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, मतलब बेसिकली कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है। जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH वोल्ट ट्वाइस। ऑलराइट, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय का मतलब है मैलिएबल। कौन सा मेटल इनमें से सबसे ज्यादा मैलिएबल है। मैलिएबिलिटी सीरीज में भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सिल्वर। एक बात जान लीजिए, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल होता क्या है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को जो है वो आप पीट पीट कर पतली पतली शीटों में कन्वर्ट किया जाता है, थिन शीट्स, जिसका यूज आप इंडस्ट्रीज में ज्यादा देखते होंगे, डेली लाइफ में भी काफी यूज आता है। तो ये मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें उसको पीट पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये प्रॉपर्टी को हम आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी भी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। ऑलराइट, इसके 1 ग्राम गोल्ड से नियरली 1 किलोमीटर लंबी पतली तार खींची जा सकती है, इसलिए मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है। और सिल्वर भी इसी तरह से आता है। और भी मैं आपको बता दूं, गोल्ड है, सिल्वर है, इसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, देन कॉपर। कॉपर की वायर भी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम के शीट्स बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है ना वो मेलिएबल मेटल्स में बन जाते हैं। मोस्टली मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल ही होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें सोडियम। सोडियम जो है ये एकदम बटर की तरह पतला होता है, इसलिए ये मेलिएबल नहीं होता। ओके, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन मैंने उठाया है, इसको देख लीजिए। अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त मतलब सुपरएनुएट, रिटायर्ड होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये खैर पुराना क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। SBI के करंट चेयरमैन कौन है। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हम लोग इसको जो है कवर करते चलेंगे। फिलहाल ये देखिए, इसका जो उस समय का आंसर था कि अरुंधति भट्टाचार्य जब रिटायर हुई थी तो रजनीश कुमार जो है वो SBI के चेयरमैन बने थे। करंट चेयरमैन कौन है SBI के। करंट है CS शेट्टी। CS शेट्टी SBI के करंट चेयरमैन। SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आजादी के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो CS शेट्टी हैं, अगस्त में भी 28 अगस्त, नॉट श्योर, तो अगस्त लेके चलते हैं हम, अगस्त 2024 से करंट SBI चेयरमैन है। रजनीश कुमार के बाद CS शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, मतलब देयर इज स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, सॉरी, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। ये करेक्ट है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहते हैं इसको। दूसरा है कि पदार्थ के कण, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बिल्कुल नहीं, पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, और यही प्रॉपर्टी जो है वो पदार्थ को डिफरेंशिएट करती है। बहुत सारे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं पदार्थ के, वो इसी गुण के कारण आता है। तो सही आंसर ये है,
अगला भी देख लेते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो एलिमेंट का जो पार्टिकल है वो ज्यादा आकर्षित करता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जहां पर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, या बहुत कम होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। ऑलराइट, तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन आया है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश खुद से कीजिए। चलिए फिलहाल मैं इसका आंसर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, म्यू बाई लैम्डा भी फॉर्मूला होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 4 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 3 हर्ट्ज। ओके, किलो हर्ट्ज को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हम ये हर्ट्ज लेके चल रहे हैं। इसके बाद इक्वल टू हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है, सॉरी समय निकालना है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं, म्यू निकालते हैं। और आपके पास जो तरंग दैर्ध्य दिया है ये 40 सेंटीमीटर का है, इसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.4। ऑलराइट, तो ये हो गया 0.4। तो इस तरह से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1600 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, नाउ हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू जल्दी से बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस है आपके पास 3.2 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3200 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय जो स्पीड हमारे पास आया 1600, दैट मीन्स 2 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियां कौन सी है, मतलब कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टा पे बसा है। कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टा पे बसा है, आंसर कीजिए। इसका आंसर है कृष्णा और गोदावरी। इसको आप याद रखेंगे, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा पे है कोलेरू झील, ठीक है। Sorry. जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है या फिर बंदूक जो है ना पीछे की ओर खिसक जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कर दीजिए। गति का तीसरा नियम आंसर है इसका। दी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है। इसी के कारण जो रिकॉइल हो जाता है बंदूक का, रिकॉइल मतलब अगर गोली इस तरफ चल रही है तो बंदूक पीछे की तरफ खिसक जाती है, ये है रिकॉइल। और ये किस कारण से होती है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होती है। पहला और दूसरा नियम के बारे में जान लेंगे। इनर्शिया को बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब मैटर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। मतलब आइदर वो मूव कर रहा है या फिर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहना चाहता है, अनलेस और अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। दूसरा नियम जो है वो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं इस वाले नियम से, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है ये एसिड है नेचर में, और एसिड पे लिटमस पेपर का क्या असर पड़ता है। अगर लिटमस पेपर को आप एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड। ऑलराइट, अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। ऑलराइट, तो हम देखते हैं जो आंसर है इसका ये है कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, सही आंसर है यही। अगर बेस की हम बात करें तो बेस में क्या होता है, जो लिटमस है ये ब्लू रहता है, बेस में ब्लू रहता है। ऑलराइट, तो अगर कोई भी एलिमेंट बेसिक है तो रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितना है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7 है।
तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भी इसकी 7 है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों 7-7 इसके होते हैं। ऑलराइट, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसे 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान में प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर है 2017 का पद्मश्री की बात की जा रही है। ये मिला था दीपा कर्माकर जी को। ये एथलीट है, जिम्नास्ट। 2017 में इनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। पद्मश्री की बात हुई है तो बता दूं मैं 2024 में जो पद्मश्री सम्मान है ये लगभग 110 लगभग क्या कंप्लीट 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 110 लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, हालांकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम ये कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पीपल के नेम जिनको इस साल जो पद्मश्री मिला है या पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है, उसके बारे में हम कवर करेंगे। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति मतलब स्टैटिक, ओके सॉरी स्टैटिक एंड जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसका इस पर क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैटिक एंड गतिज मतलब काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हो तब उस पर किस तरह का असर पड़ता है स्टैटिक और काइनेटिक एनर्जी का। ओके, तो सही आंसर इसका क्या है, स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का असर पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो जाता है नीचे उस पर ग्रेविटेशन असर करता है तो उसका स्पीड ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। वहीं जो उसकी स्टैटिक एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है वो घटती चली जाती है। स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन इसका 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको एक सही ऑर्डर में अरेंज करें। ओके, सबसे पहले है उत्परिवर्तन, जननात्मक विलयन, प्राकृतिक चयन या विकास। मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, बायोलॉजिकल टर्म्स है कंप्लीटली। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो इसको उत्परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन। जननात्मक विलयन इसको क्या कहते हैं, ये होता है आइसोलेशन। नेचुरल सिलेक्शन एंड दिस इज evolution. So this is called evolution. ये अरेंज्ड है। सबसे पहले म्यूटेशन होता है, ये डीएनए में ही होता है, डीएनए सीरीज में म्यूटेशन होता है। इसके बाद ये जो डीएनए होती है ये आइसोलेट हो जाती है, सेकेंड टर्म। एंड देन नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइव, फिटेस्ट ऑफ देम ऑल सर्वाइव करती है एंड देन उसका विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। तो सही आंसर है ए बी सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो आपतित एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपतित किरण है, एक सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, आपतित किरण है ये, राइट। ये समतल दर्पण मतलब इस दर्पण के साथ, इस मिरर के साथ ये 20 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, जनरेट करती है। ठीक है, और जब ये तो आपको पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से आती है उस एंगल से ये निकल भी जाती है। तो अब बताना है आपको कि इस किरण, ये जो रे है और ये रे है, इसके बीच का जो ये एंगल बना है ये एंगल कितने डिग्री का है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल टू द प्लेन जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये है 90 डिग्री एंड दिस इज 20, तो ये बचा आपका 70 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा। तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया 150 डिग्री एंड दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? इसमें एक टर्म है मापने के लिए, ठीक है। आप आंसर कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक बार। इसका सही आंसर है एमीटर। एमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एक और डिवाइस है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, बस इसको डिटेक्ट करता है। वहीं जो एमीटर है ये मेजर करता है कितने अमाउंट का करंट जो है ना उसमें से फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में से कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने का काम करता है, ठीक है। और जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट के बारे में बता दो। ये आपको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। किसी भी सर्किट में जब लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इससे जो है कंट्रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियोस्टेट। काइंड ऑफ रेजिस्टर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। शुष्क लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पर शुष्क HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, की क्या क्रिया होती है? एक बार पहले भी हमने बताया है आपको कि जो एसिड है, एसिड में अगर लिटमस पेपर को रखा जाता है तो लिटमस पेपर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। बिल्कुल वही ड्राई वाले में भी होगा कि नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार है 300 न्यूटन, तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा? देखिए चंद्रमा का जो वेट है वो अर्थ के वेट का 1/6 है। अर्थ का वेट अगर 1 है तो ये 1/6 है। तो अगर 1/6 के अकॉर्डिंग, मैं डायरेक्ट रेशियो की बात करूंगा, कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर 1/6 वेट अगर 300 न्यूटन है तो 1 जो पृथ्वी पे इसका वेट है वो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 300 दैट इज 1800, 1800 न्यूटन। 1800 न्यूटन उसका भार। सही आंसर 1800 न्यूटन है। आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने, ये जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल, इसका मानक कक्षीय तापमान, मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो सेल्सियस है उसका 0 डिग्री होता है, तो केल्विन स्केल का कितना होता है? केल्विन स्केल का सही आंसर क्या है? केल्विन स्केल का है 273। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए ध्यान से कि जब भी केल्विन स्केल की हम बात करते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर बेसिकली होता है 27 डिग्री। तो अगर आपको कन्वर्ट करना हो केल्विन स्केल में, ये सेल्सियस स्केल की बात की जा रही है, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब भी आपको केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निकालना हो तो उसको आप जो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उससे प्लस कर देते हैं। 273 प्लस 27 दैट विल बी 300 डिग्री, सॉरी 300 केल्विन। ओके, ये जो है ये आपका केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर आ गया। इस तरह से 273 जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है केल्विन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगातार या एकाधिक किसके कारण प्रतिध्वनियों, मतलब प्रतिध्वनियों मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इको साउंड जो होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस कारण से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन में ही छुपा था। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है जिस कारण से किसी भी रूम से एक जगह से अगर साउंड आ रहा है, ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है बार बार और बार बार कानों तक पहुंचती है, तो इस कारण से हमें प्रतिध्वनियां सुनाई देती है। कई बार साउंड का इको सुनाई देता है, तो ये है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। अब बताइए किसने बताया था कि हर एट्थ एलिमेंट, आफ्टर एट्थ, एवरी एट्थ एलिमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट वन इज द सेम। हर 8वें तत्व के गुण जो है वो पहले गुण के, पहले वाले तत्व के गुण के समान होता है। उसका सही आंसर है न्यूलैंड।
न्यूलन ने बताया था, उसका न्यूलन का ऑक्टेट भी कहा जाता है इसको। इस तरह से मेंडलीव जो है, ये इनको पीरियोडिक टेबल के खोज में बहुत बड़ा इनका योगदान था। इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसके बाद डोबराइनर, इनका ट्रिक है, डोबराइनर का हिंदी में कहते हैं ट्रिक। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, बहुत पुराना है, इसलिए ज्यादा इसमें डीपली हम नहीं पढ़ेंगे। और ये तो करंट है जो पीरियोडिक टेबल होता है। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, बोटेनिकल मेथड से कौन से में से जो पौधे हैं वो उगाए जाते हैं? बोटेनिकल मेथड, पौधों को उगाने का बोटेनिकल मेथड इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है गन्ना, आलू और केला। ये तीनों जो है ना, ये बोटेनिकल मेथड से उपजाए जाते हैं। ज्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, बाकी जब हम इसको बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इस समय कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन होती है, प्रतिस्थापन, डिकम्पोजिशन, या फिर आपका डिस्पोजिशन, या डिकम्पोजिशन होती है, या एडिशन होता है, या दहन होता है। ये सही आंसर इसका क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। जब कार्बन को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग दहन कहते हैं। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं एक घर है जिसका द्रव्यमान, मास एंड त्रिज्या, रेडियस, दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगने सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर से n गुना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक घर है या एक ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं, ग्रह, एक प्लैनेट है जिसका मास एंड रेडियस दोनों ही पृथ्वी के मास का 2 गुना है, 2m एंड 2r। ये अर्थ का है, सपोज m और r। तो ये जो है उस प्लैनेट का जिसकी बात की जा रही है, 2m एंड 2r उसका मास एंड रिस्पेक्टिव रेडियस है। ऑलराइट, तो कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा होगा? अर्थ का कितना गुना होगा? अर्थ का n गुना, सपोज अर्थ का n टाइम्स। तो आपको n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप देखते हैं जी m1 m2/r², ये फॉर्मूला होता है आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो एक्सेलरेशन है उसको निकालने का। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो अवेलेबल बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिसमें जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। और चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ जी की वैल्यू को हटा सकते हैं। कंपैरिजन में अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो जी जी कैंसिल हो जाता है। चलिए इसी को एक्सप्लेन करके एक बार देखते हैं। m1 m2/r², m1 क्या होगा? m1 उस प्लैनेट का जो मास है वो हो जाएगा, वो है 2m। ऑलराइट, और m2 किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को हम लोग एकदम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, मतलब बेसिकली 1 मान के चलते हैं। जीरो तो होता नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, इसलिए 1 मान के चलते हैं। एंड r विल बी 2r, तो 2r का स्क्वायर हो गया आपको 4। ऑलराइट, तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 ऑफ व्हाट? n, मतलब 1/2 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसका सही आंसर है 1/2 टाइम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक, मतलब हाइड्रोजनेशन जब होता है उसमें कौन सा कैटालिस्ट की तरह प्रयोग होता है? मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है? उसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है निकल। हाइड्रोजनेशन का ही इसको एजेंट माना जाता है। ये H2 है हाइड्रोजन, इस तरह से समझे इसको। तो सही आंसर इसका निकल है। हमने आज 27 क्वेश्चंस किए हैं इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। और दूसरी चीज कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 27 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस तरह से 4 वीडियोस आएंगे टोटल लेक्चर, और मैं कोशिश करूंगा कि इन 4 लेक्चर्स में जो है वो नियरली 200 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करा दूं। एग्जाम से पहले ये आपके लिए बूस्टर का काम करेगा।
तो वीडियो को एक बार रिपीट में देख लें। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रटे नहीं या किसी भी क्वेश्चन को रटे नहीं, आप उसको इतनी बार पढ़ लें कि आपके वो दिमाग में बैठे और वो एग्जाम में आपको हेल्प करे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर।